हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस 2020 का विज्ञापन आ चुका है। ठीक है, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 21 अप्रैल से, यानी कि आज से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पर आपको एक विस्तृत जानकारी दे दूं। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, इससे पहले भी आपने अगर फॉर्म भरा है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको संपूर्ण जानकारी देना कि पदों की संख्या कितनी है, शैक्षिक अर्हता कितनी है, प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगी, मुख्य परीक्षा कैसे होगी, एसीएफ आरएफओ के बारे में आपको पूरी जानकारी देना मेरा मकसद है। ठीक है, ताकि आप परीक्षा का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, भूल ना हो, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। मैंने कुछ बातों को यहाँ पर नोट किया है, बाकी बात हम आपको ओरली बताएंगे, समझाएंगे एक एक बात को कि कहाँ पर किस पॉइंट पर आपको कौन सा काम करना है, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में कहाँ पर कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, सारे क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी परीक्षा कैसे होगी, क्या क्या पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा क्या होगी, ठीक है, कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी सारी जानकारी A to Z आपको जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके मेरे साथ पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इस जो परीक्षा का नाम वो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, यानी पीसीएस परीक्षा 2020। ठीक है, और साथ में एक परीक्षा और हो रही है सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ सेवा परीक्षा 2020। ठीक है, ये परीक्षाएं दोनों एक साथ हो रही हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। ये पीसीएस का ही फॉर्म है, ये पीसीएस की परीक्षा है। पीसीएस के साथ में इन दो पदों के लिए और परीक्षा आयोजित की जा रही है। ठीक है, यानी कि इन दोनों या तीनों पदों की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो तीनों की एक साथ होगी, और जो मुख्य परीक्षा है वो एसीएफ और आरएफओ की अलग होगी और पीसीएस की अलग होगी। ठीक है, पीसीएस की मुख्य परीक्षा अलग होगी और एसीएफ आरएफओ की मुख्य परीक्षा एक साथ यानी कि अलग होगी। ठीक है, तो दोनों की मुख्य परीक्षाएं अलग अलग होंगी, लेकिन दोनों की प्रारंभिक परीक्षाएं एक साथ ही होंगी। इसलिए अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए अगर आपको फॉर्म डालना है तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई करना है, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए आपको दो फॉर्म अप्लाई करने होंगे अलग अलग, एक पीसीएस के लिए और एक एसीएफ और आरएफओ के लिए। ठीक है, एसीएफ और आरएफओ ये दोनों एक साथ है ना, और जो पीसीएस है वो अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों का प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म एक ही पड़ेगा, मुख्य परीक्षा का अलग अलग होगा। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो अभी फिलहाल विज्ञापन जो आया है वो 200 पद यहाँ पर है। ठीक है, 200 सीटें हैं। आयोग ने ऐसा कहा है कि बहुत सारे विभागों का अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही अध्याचन प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सीटों की संख्या हर विभाग से मिल जाएगी, तो उनको प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट से पहले तक जितनी भी सीटें मिल जाएंगी वो ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, ये नियम है, आयोग का रूल है कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने से पहले जितनी भी सीटों का अध्याचन प्राप्त हो जाता है वो उस वैकेंसी में जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो जो ये 200 सीटें हैं ये सिर्फ पीसीएस की सीटें हैं, अभी इसमें एसीएफ और आरएफओ की सीटें ऐड नहीं की गई हैं, क्योंकि एसीएफ और आरएफओ की सीटों का अध्याचन अभी किसी विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इनकी सीटें बाद में ऐड की जाएंगी। ठीक है, और पीसीएस में भी अभी और अन्य विभागों की सीटें नहीं प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसमें भी अभी ऐड होने की संभावना है, ये सीटें बढ़ने की संभावना अभी पूरी है। ठीक है, हालांकि आयोग ने भी कहा है कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, जैसी परिस्थिति होगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही देखा गया है कि हमेशा सीटों की संख्या बढ़ती ही है। तो कुछ प्रमुख तिथियों पर बात कर लेते हैं कि कब क्या होगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया, यानी फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है, वो 21 अप्रैल यानी कि आज से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, और जो बैंक में जो आपको परीक्षा शुल्क जमा करना है वो आपको 18 मई तक जमा करने का अवसर दिया गया है, यानी कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर आप 18 मई तक बैंक में पैसा जो भी फीस है वो आप जमा करिए। इसके बाद जो आपको अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है वो आपको 21 मई 2020 तक कंप्लीट फॉर्म आवेदन कर देना है, सबमिट कर देना है।
इसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो ये प्रक्रिया एक दिन में भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि आप जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और पेमेंट करें तुरंत, और तुरंत सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तुरंत ये तीनों स्टेप एक साथ भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई डे का डिफरेंस होना जरूरी नहीं है, तीनों प्रक्रियाएं एक साथ भी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप जाइए और तुरंत आप आधे घंटे एक घंटे में फॉर्म भर के आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और जो उसका प्रिंट आउट निकलेगा, तो उस प्रिंट आउट को लोक सेवा आयोग में भेजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उसके साथ किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता है। यानी कि जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया है बस वही काफी है, हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये मुख्य परीक्षा में जब फॉर्म भरा जाता है तो मुख्य परीक्षा में हार्ड कॉपी भेजनी होती है, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं भेजी जाती, इसलिए परेशान ना हो। आपका सबमिट हो गया, प्रिंट आउट निकाल करके उसको सुरक्षित रख लें, ठीक है, ताकि भविष्य में वो काम आए, बाकी भेजना नहीं आयोग में, ठीक है। चलिए आवेदन शुल्क यानी कि हम फीस की बात कर लेते हैं। तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और जो ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके लिए 125 रुपए लगेंगे फीस, ठीक है। एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके लिए 65 रुपए लगेंगे, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 25 रुपए मात्र फीस लगेगी, ठीक है। और जो भी महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनको उसी कैटेगरी में माना जाएगा। जैसे जनरल की महिला है तो 125 रुपए, एससी एसटी भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर 65 रुपए, ठीक है, दिव्यांग महिलाएं हैं तो फिर 25 रुपए, ठीक है। तो ये तो फीस का प्रावधान होगा, इतनी फीस आपको जमा करनी है। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, या जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, शैक्षिक अर्हता, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो पीसीएस की परीक्षा होती है, इसमें कई 10, 15, 20 प्रकार के पदों को एक साथ भरने का प्रावधान किया जाता है, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस उपाधीक्षक है, बीएसए है, एआरटीओ है, असिस्टेंट कमिश्नर है, जिला उद्यान अधिकारी है, होमगार्ड कमांडेंट है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सीटीओ, नायब तहसीलदार, बीडीओ, मतलब बहुत सारे 10-15 प्रकार के पद होते हैं, इन सबको भरने का प्रावधान होता है, ठीक है। तो इनकी जो एक सामान्य योग्यता है वो है स्नातक, ठीक है। क्या है? स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनमें की एक विशेष योग्यता की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करें तो उसमें पीजी मांगा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर सब रजिस्ट्रार की बात करें तो उसमें एलएलबी मांगा गया, ठीक है। ऐसे कुछ और पद हैं, आप चाहे तो विज्ञापन को विस्तृत रूप से देख करके उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो उनमें कुछ समकक्ष योग्यता यानी स्नातक के साथ साथ कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम पद ऐसे हैं, अधिकतम पद ऐसे हैं जिसमें कि सामान्य ग्रेजुएट ही मांगा गया है, ठीक है। इसलिए आप परेशान ना हो, अगर आप सामान्य ग्रेजुएट है, आपने कुछ भी बीए, बीएससी या बीबीए, मतलब जो भी आपने किया है, बीबीए, एमसीए वगैरह, ठीक है, जो भी यानी प्लेन ग्रेजुएट अगर आप हैं, ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बहुत सारे पद हैं, ठीक है, यानी कि एसडीएम, डिप्टी एसपी और मतलब बहुत सारे आपके लिए पद हैं, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात होगी पीसीएस की। अब बात कर लेते हैं एसीएफ और आरएफओ के लिए क्या योग्यता है, ठीक है। तो इनके लिए योग्यता है वो स्नातक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, लेकिन स्नातक में इनके पास कम से कम एक विषय के रूप में क्या होना चाहिए? वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, उद्यान विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी आदि एक विषय के रूप में स्नातक में होना चाहिए। यानी कि इसमें से कोई एक विषय स्नातक में होना चाहिए, या फिर उन्होंने कृषि में स्नातक हो, कृषि स्नातक हो, या फिर अभियंत्रण में स्नातक यानी कि इंजीनियरिंग में स्नातक हो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो आप विज्ञापन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्नातक में ये विषयों का होना जरूरी है, यानी कि कम से कम एक विषय के साथ आपने स्नातक किया हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे आपने बीए किया है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे बीएससी किया है, ठीक है, तो उसमें जो है आपके पास कोई वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान कोई एक विषय रहा होगा तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से किया है, ठीक है, तो इन विषयों के साथ अगर आपने किया है तो आप जो है इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ध्यान ये रखना है,
कि फॉर्म भरते समय दोनों को आप एक साथ अप्लाई करना है, अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना है, ठीक है। सिर्फ आपको अपनी क्वालिफिकेशन दर्शा देना है तो आपको दोनों में कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी शैक्षिक अर्हता की। अब हम बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, किस प्रकार से ये परीक्षा संपादित की जाएगी। तो देखिए, इसमें जो चयन का आधार है वो 3 परीक्षाएं होती हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ठीक है। तो 3 चरणों के माध्यम से इस वैकेंसी को जो है किया जाता है, इसके बाद आपका चयन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा होगी और इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। और जैसे अभी देखिए यहाँ पर फॉर्म आ गया पीसीएस का, तो मेरा मानना यह है कि अब जो है पीसीएस की कक्षाएं भी यहाँ पर प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी डेट भी लगी हुई है, 21 जून को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़ी लॉकडाउन की वजह से समस्या है कि हम पीसीएस के लिए भी यहाँ पर कक्षाएं आयोजित करने वाले हैं, ठीक है। पीसीएस से संबंधित जो भी चीजें हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो जो हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी हैं, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आकर के पीसीएस की वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि आरओ या बीयू की तैयारी चल रही है, उसी प्रकार से पीसीएस की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है वहां पर 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। और पहले ही समझ लीजिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ पास करना है, ठीक है। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये सामान्य अध्ययन का है, जीएस का होगा, ठीक है। और जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी और अंक होंगे 200, ठीक है। यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा, वो प्रश्न होंगे 150, समय मिलेगा आपको 2 घंटे और ये परीक्षा होगी आपकी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी टाइप की परीक्षा होगी, ठीक है। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं, इसमें प्रश्न होंगे 200 अंकों का होगा, समय 2 घंटे मिलेगा और ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन जो ये सीसेट वाला जो प्रश्न पत्र द्वितीय है ये क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको 33% प्रश्न करना अनिवार्य होगा, यानी कि 33% आपको अनिवार्य होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। अगर इससे कम प्रश्न आपके इसमें है तो आप फेल हो जाएंगे, आप जो है प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो प्रथम प्रश्न पत्र है, तो जो मुख्य परीक्षा में जो आप चयनित होंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे, तो जो उसका आधार है वो प्रथम प्रश्न पत्र ही होगा, यानी कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। अगर इसमें आपने जो भी मिनिमम मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयनित माना जाएगा, ठीक है। और इन दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि 1/3 होगी, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा शाम को 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच होगा, यानी कि 2-2 घंटे के प्रश्न पत्र ये होंगे, ठीक है। पहला कैसा, दूसरा प्रश्न कैसा है, क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। पहले पेपर के आधार पर आपका जो चयन होगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की, ठीक है। ये दोनों पेपर कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पी होंगे, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी वो पूरी की पूरी कैसी होगी, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। जिसमें 4 पेपर होंगे सामान्य अध्ययन के, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। अर्थात अगर जीएस की अगर बात करें हम तो 800 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, जीएस होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन होगा, 4 पेपर होंगे, 200-200 नंबर के 4 पेपर, ठीक है। इसके बाद एक पेपर हिंदी का होगा, जिसमें लेटर, सारांश, गद्यांश वगैरह ये सब होंगे, मुहावरे वगैरह होंगे, विलोम शब्द। तो ये 150 नंबर का हिंदी होगा, ये पेपर 3 घंटे का होगा। हाँ देखिए, ये जीएस वाले पेपर प्रत्येक पेपर 3-3 घंटे का होगा, ठीक है। और हिंदी का जो पेपर होगा वो 150 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। निबंध का पेपर होगा, यहाँ पर 3 निबंध आपको लिखने होंगे, एक निबंध 700 शब्दों में लिखना होगा, तीनों निबंध 150 नंबर के होंगे और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक वैकल्पिक विषय होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये 2019 से पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब एक ही वैकल्पिक विषय रखा गया है। 2018 तक 2 वैकल्पिक विषय थे, 19 में ये पैटर्न चेंज हो गया है, यानी कि तो परीक्षा 20 है, तो पिछले वर्ष से ये पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको एक विषय ही वैकल्पिक के रूप में रखना होगा और उसके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा 200 नंबर का, सेकंड पेपर होगा 200 नंबर का, यानी जो वैकल्पिक विषय होगा वो 400 नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र 3-3 घंटे का होगा, ठीक है।
तो देखिए मुख्य परीक्षा कितने नंबर हो गई है? सामान्य अध्ययन 800 नंबर, हिंदी निबंध 300 नंबर और वैकल्पिक विषय 400 नंबर। ठीक है, यानी कि 8, 3, 11 और 4, 15, यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगी मेंस वो आपकी 1500 नंबर की होगी। ठीक है, और इसके बाद अंत में अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं तो क्या होगा? साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, जो कि होगा 100 नंबर का। ठीक है, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का, यानी कि कुल परीक्षा देखी जाए तो ये 1600 नंबर की परीक्षा हो जाती है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, वो सिर्फ कैसे होंगे? क्वालिफाइंग होंगे। ठीक, उनका मुख्य परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य परीक्षा 1500 नंबर की, इंटरव्यू 100 नंबर का, कुल मिलाकर के 1600 नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब देखिए जरूरी बात है क्या है आपको। ठीक है, देखिए जो मुख्य परीक्षा में है वो 13 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी कि एक सीट के मुकाबले 13 अभ्यर्थी मेंस लिखेंगे। ठीक है, यानी जैसे अगर 200 सीटें हैं तो मान लो 200 सीटों 13 दूनी 26। ठीक है, तो 2600 लोग यानी 2600 लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, हालांकि सीटें बढ़ जाएंगी, अभी तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो अगर 100 सीटें हैं तो कितने? 1300 लोग देंगे, यानी 200 सीटें हैं तो 2600 लोग मेंस देंगे। ठीक है, ये आयोग ने जो ये मार्जिन है ये कम कर दिया 13 गुना। पहले इससे पहले करीब 18 से 20 गुना मार्जिन हुआ करता था, लेकिन आयोग ने क्या किया है कि मुख्य परीक्षा में अब 13 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, और साक्षात्कार में अब सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट पर 2 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और खास बात क्या है, इस बार जो है न्यूनतम अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी। कितने? यानी कि जनरल ओबीसी के लिए 40% और SC ST के लिए 35% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अर्थात अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में ये मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इतने नंबर तो कम से कम इतने नंबर तो लाने ही होंगे। ठीक है, तो SC ST 35%, जनरल ओबीसी और EWS 40% नंबर आपको ये न्यूनतम कट ऑफ अंक लाना ही होगा, तभी आप जो है मेन मेरिट में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थी एक संपूर्ण जानकारी, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए ताकि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। और जल्दी ही हम इस पर कक्षाएं भी आयोजित करने वाले हैं। ठीक है, PCS के लिए 21 जून को टारगेट करके हम जल्दी ही जो है एक टीम बना करके कक्षाएं आयोजित करने वाले हैं, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके और एक सही दिशा मिल सके। आप अगर गलत दिशा में या गलत ट्रैक पर जा रहे हैं तो आप सही रास्ते पर आ जाएं, और अगर आपने 21 जून को टारगेट किया है PCS को तो उसमें हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें, कुछ सहायता कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।